तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है परमाणु संरचना। ठीक है। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉन अभ्र सिद्धांत। समझ गए ना? मतलब ये जो सिद्धांत है ये परमाणु की संरचना का सिद्धांत है जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग धारणा पर आधारित है। इसके अलावा ये परमाणु के त्रिविमीय स्वरूप की भी व्याख्या करता है। मीन्स परमाणु बॉल शेप है, त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है। तो इस तरह से बॉल शेप जो स्ट्रक्चर है परमाणु का वो क्यों है, कैसे बनता है, इसी को बताया गया है इस सिद्धांत में और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभ्र सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय गति करता है और ये त्रिविमीय गति किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हो सकती है। मतलब बोर ने जो कहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में ही घूमेगा, उसके बाहर अंदर नहीं आएगा जाएगा, लेकिन इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मतलब अगर हम ये कहें कि ये है नाभिक, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कभी दूर कभी पास इस तरह से 3D में मोशन करता है। समझ गए ना? मतलब ये फिक्स नहीं है कि नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग में ही गति करेगा। बस ये है कि नाभिक के चारों ओर किसी भी दिशा में लगातार घूमता रहता है, कभी नाभिक के पास आता है, कभी दूर जाता है। और इस तरह के लगातार मोशन के कारण क्या होगा कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इस तरह से त्रिविमीय गति करते हैं तीनों अक्षों पर, तो नाभिक के चारों तरफ एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सा बना दिखने लगता है, ऐसा। समझ गए ना? और इस तरह से यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड परमाणु का त्रिविमीय स्वरूप बना देता है, जिसके कारण परमाणु गोलाकार होता है और एक बॉल शेप स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अभ्र मतलब इस तरह से त्रिविमीय गति के कारण एक अभ्र सा बन जाता है, जैसे मधुमक्खियां बहुत सारी घूम रही हों। ठीक है। तो एक साथ भीड़ उमड़ाए तो आप देखोगे एक झुंड सा दिखने लगेगा और अंधेरा धुआं धुआं सा दिखेगा। ठीक इसी तरह बोला गया है कि नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय गति करता है तो एक अभ्र सा बन जाता है। यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन अभ्र सिद्धांत। और इस अभ्र में इलेक्ट्रॉन कहाँ कितनी देर तक रुकेगा, उसके मिलने की क्या संभावना होगी, इसको बताने के लिए श्रोडिंगर साइंटिस्ट था जिसने एक समीकरण प्रस्तावित किया था और इस समीकरण को बोला गया है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। चूंकि उसकी डिटेल हमें ज़्यादा यहाँ नहीं लेनी, क्योंकि हमारे सिलेबस या हमारे मैटर जितना जरूरी है उससे ज़्यादा हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। तो यहाँ पर हम केवल श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्यक्त करेंगे, जो ये है H psi इक्वल टू E psi, जहाँ H है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसकी वैल्यू इतनी होती है, माइनस ये है लाप्लासियन ऑपरेटर इंटू H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर M प्लस V। ठीक है। और साई को बोलते हैं तरंग फलन या तरंग आयाम, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरंग का जो आयाम होता है वो है। अब इसका जो यूज है हमारे सिलेबस में वो केवल साई स्क्वायर इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए ना कि इस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ये त्रिविमीय गति होती है, सभी दिशाओं में गति चलती रहती है, कभी नाभिक के पास आना, दूर जाना, और इस तरह से बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं तो एक प्रकार का नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र बनता है और यही परमाणु का त्रिविमीय स्वरूप बना देता है। तो इस अभ्र में त्रिविमीय रूप से x, y, z अक्षों पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को व्यक्त करने के लिए श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण व्यक्त किया है। ये काफी बड़ा समीकरण है, हमें यहाँ पर केवल उसका शॉर्ट फॉर्म ही लेना है और ये है h न्यू इक्वल टू E न्यू। यहाँ h है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो इतनी वैल्यू के बराबर है, और इस तरह से साई है तरंग फलन या तरंग आयाम, और यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है और V जो है ये है स्थितिज ऊर्जा। मतलब ये है क्या,
स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कहीं भी किसी भी पॉइंट में मिलने की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करें तो हम ये देखें कि ये है नाभिक के एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन जो कि r डिस्टेंस रखता है नाभिक से, तो ये इस पॉइंट पे है। तो इस इलेक्ट्रॉन की z अक्ष के साथ कितना एंगल बन रहा है वो है थीटा। इसी तरह से y और z के बीच में जो एंगल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसका एंगल है फाई। और इस तरह से ये कहलाते हैं जो थीटा और फाई ये एंगुलर फंक्शन है और r जो है रेडियल फंक्शन है। मतलब ये वो डिस्टेंस बताएगा r जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर आता है या पास, दूर जाता है या पास आता है। और थीटा और फाई ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो कोणीय गति कर रहा है तो वो किस एंगल पे कर रहा है। मतलब r वो फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताएगा कि कब पास आ रहा है, कब दूर जा रहा है, कितना है। और जो थीटा और फाई है ये इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति के फंक्शन। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं तरंग आयाम साई। देखो बच्चों, तरंग आयाम, इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम साई कहलाता है। ठीक है, तरंग फलन भी बोलते हैं इसको, तरंग फलन। ठीक है, तरंग आयाम जो धनात्मक और ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम जानते हैं तरंग जो होती है उसके जो ट्रफ है, उसकी गर्त और श्रृंग जो है, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। तो एक अगर गर्त फल तल के नीचे है दूसरी फेस में, तो जो श्रृंग है वो दूसरे फेस में होगा। तो एक प्लस और एक माइनस, मतलब तरंग आयाम प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। और परमाणु में कुल तरंग जो आयाम होता है, एक तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि परमाणु में कुल तरंग आयाम कितना होता है, तो यह है इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये नाभिक है और जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस से दूर पास जाता है तो इससे रिलेटेड ये कहलाता है साई आर। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इस तरह से तरंग गति करता है, तो इससे रिलेटेड जो आयाम है, मतलब ये हम शॉर्ट में इस तरह से समझें कि ये है नाभिक और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस चेंज होती है इससे जुड़ा आयाम तरंग आयाम साई आर है। और इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर इस तरह से तरंग गति हो रही है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो आयाम है वो है थीटा और फाई। बाकी मैंने बता ही दिया, थीटा क्या है, इस तरह का ये एंगल है इलेक्ट्रॉन का, और जो फाई है मतलब ये है थीटा और ये है फाई, तो ये एंगल इलेक्ट्रॉन के इस कोण से रिलेटेड है। ठीक है, तो तरंग आयाम मतलब परमाणु में दो प्रकार की इलेक्ट्रॉन की तरंग गति हो रही है। एक रेडियल मोशन, त्रिज्यीय गति, ये कहलाती है क्या बच्चों, त्रिज्यीय गति। त्रिज्यीय गति मतलब वो गति जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता है, दूर जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को बताता है। और ये कहलाती है कोणीय गति। तो कोणीय गति से संबंधित जो तरंग का आयाम है, तरंग की जो बन रही इलेक्ट्रॉन की जो तरंग बन रही है उसका आयाम थीटा और फाई से व्यक्त किया जाए, और त्रिज्यीय गति के कारण जो तरंग बन रही है उसका आयाम साई आर से। तो परमाणु में कुल तरंग आयाम त्रिज्यीय तरंग आयाम और कोणीय तरंग आयाम का गुणनफल होता है। समझ गए ना, इस तरह से टोटल ये वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर साई आर त्रिज्यीय तरंग फलन रेडियल वेव के कारण, और ये है कोणीय तरंग फलन जो कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गति के कारण मिलता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं कि अगर ग्राफ लिया जाए साई तथा आर के बीच में, जहां आर क्या है बच्चों, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, हम यहाँ पर केवल साई आर और स्मॉल मतलब त्रिज्यीय तरंग फलन, मतलब यहाँ पर हम केवल त्रिज्यीय तरंग फलन लेंगे, कोणीय तरंग फलन हमें यही लेना, त्रिज्यीय तरंग फलन, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के बीच का ग्राफ है। तो देखो बच्चों ऐसे समझो कि ये है नाभिक, है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अब फैला है, तो ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से आप देख रहे हैं डिस्टेंस चल रही है, ये है आर, न्यूक्लियस से इसका
डिस्टेंस व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या बन रही हैं तरंग। तो हम ये कहें कि पहली कक्षा का ये है तरंगायाम, दूसरी कक्षा का तरंगायाम नीचे की तरफ चला गया, फिर तीसरी कक्षा का तरंगायाम ऊपर की तरफ आ गया। तो इस तरह से तरंगायाम बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम तरंगायाम की बात करेंगे और ग्राफ लें कि ये आर ले रहे हैं न्यूक्लियस से और एक साई के बीच में ग्राफ लें, यहां पर ये जो है तरंगायाम रेडियल तरंग के लिए है केवल। तो जब हम ये ग्राफ लेते हैं पहले फर्स्ट एस के लिए, तो तरंगायाम सबसे ज्यादा कहां पर है, नाभिक के पास। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये नाभिक है और नाभिक से डिस्टेंस बढ़ना शुरू होती है इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे तरंगायाम घटता है और कहां तक पहुंच गया, जीरो। मतलब यहां पर जो रेडियल तरंगायाम है वो जीरो हो, फर्स्ट एस खत्म हो गया, मतलब इस तरह से यहाँ जीरो हो गया। फिर आ जाते हैं अगर हम 2s के बारे में, तो तरंगायाम फर्स्ट एस का खत्म हुआ, अब तरंगायाम आप देख रहे हैं निगेटिव की तरफ चला गया, तो ये माइनस में आ गया। तो 2s का ग्राफ अगर तरंगायाम के बीच में रेडियल तरंगायाम, त्रिज्यी तरंगायाम और r के बीच में ग्राफ लिया गया है तो वो ऐसा दिखेगा, प्लस फिर माइनस। अब अगर हम 3s में आ जाए तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी ऊपर वाली फेज में आ गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बना दिखेगा 1s 2s 3s, समझ गए ना। तो ये कहलाएंगे साई त्रिज्यीय तरंग फलन और आर के बीच का ग्राफ। यहां तक बात क्लियर है। तो इस तरह ग्राफ पहचानना है। अब हम आते हैं साई स्क्वायर और आर। देखो बच्चों, साई स्क्वायर यहां पर ये जो है साई स्क्वायर ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन अभ्र का घनत्व। मतलब इलेक्ट्रॉन अभ्र का घनत्व मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय रह रहे हैं और कहां कम समय रह रहे हैं। तो जहां ज्यादा समय रहेगा इलेक्ट्रॉन वहां अभ्र जो है ज्यादा घनत्व वाला हो। तो इस इलेक्ट्रॉन अभ्र के घनत्व को साई स्क्वायर बोलते हैं। तो अब आता है कि साई स्क्वायर है क्या। तो देखो, साई स्क्वायर का मतलब है कि नाभिक के चारों ओर, मतलब ये परमाणु का ये है, हम ऐसे समझें कि ये है नाभिक, ठीक है, और यहां पर एक कक्षा है इस तरह से। तो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना को हम साई स्क्वायर से बोलते। मतलब है पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा है, जैसे मान लो एक कमरे में पूरा अभ्र भरा है, तो कमरे के किसी एक यूनिट, एक इकाई आयतन में कितना घनत्व है। मतलब यहां पर किसी बिंदु, या हम ये कहें इकाई, ठीक है, आयतन, मतलब यहां पर हो जाएगा, इसको हम बल्कि ऐसे लिखें, ये कहलाता है अभ्र के किसी, ठीक है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कि ये कक्षा है, तो उसके किसी एक पॉइंट पर, बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो है साई स्क्वायर, ठीक है। तो साई स्क्वायर के और अगर हम, ठीक है, साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ लें तो फर्स्ट एस का ग्राफ ये आएगा। मतलब नाभिक के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बच्चों, समझ गए ना। कहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, नाभिक के पास। क्यों होगा, क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व की जो स्थिति बन रही है वो कहां पे बन रही है, नाभिक के पास। तो यहां पर हम ये कहें कि ये नाभिक है ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इस तरह से ये है। फिर पहली कक्षा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन घनत्व पहली कक्षा का हो गया, इस तरह से। फिर जब 2s में जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये नाभिक के चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना, और एक स्थिति आई कि इलेक्ट्रॉन घनत्व खत्म हो गया और अब स्टार्ट हो गई दूसरी कक्षा, ऐसे। तो यहां पर ये जो दिख रहा है ये है साई स्क्वायर, जहां जीरो दिख रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट इसको शो कर रहा है, और ये वाला पॉइंट इसको, और ये वाला पॉइंट इसको शो कर रहा है। समझ गए ना कि फर्स्ट एस में नाभिक के चारों तरफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसलिए साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर हम जैसे जैसे नाभिक के दूर हटते हैं
तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता जाएगा और फिर पूरा खत्म हो जाएगा, तो साई स्क्वायर वहां 0 हो गया। फिर दूसरी कक्षा स्टार्ट हो गई, तो ये फर्स्ट एस थी, तो ये क्या है बच्चों 2s। और फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा और एक फिर आगे जब जाएंगे तो ये पहले, तो देखो इस तरह से समझें, ये पहली कक्षा थी, है ना, ये है दूसरी कक्षा, इस तरह से ये है, और अब बन गई क्या बच्चों यहाँ पर ऐसी तीसरी कक्षा, ऐसी। तो जब तीसरी कक्षा बनेगी तो दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा के बीच में साई स्क्वायर 0 दिखेगा, इस तरह से ये है। तो ये वाला पॉइंट ये शो करेगा, ये वाला पॉइंट ये शो करेगा, ये वाला पॉइंट ये शो करेगा, ठीक है, ये वाला ये शो कर रहा है, मतलब आप देखें ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। और जो अगर इनकी नोड की बात करें तो ये वाली नोड ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली नोड यहाँ आ गई, इस तरह से। तो साई स्क्वायर और आर के बीच का अगर ग्राफ लिया जाए तो आप देख रहे हैं साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव ही है साई तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो अभ्र बन रहे हैं अलग अलग कोष की, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिकतम है वही ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। और जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 है उसे बोलते हैं नोड। तो ये जो है ये क्या है बच्चों? नोड। और ये क्या है? कक्षक। कि ये है फर्स्ट एस कक्षक, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एस और ये है 2s कक्षक। ये है फर्स्ट एस कक्षक, फर्स्ट एस, 2s, 3s। और अब ये देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। और यही रीजन है कि त्रिज्या मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ साई स्क्वायर की वैल्यू घटती जाएगी। तो ये ग्राफ है फर्स्ट एस के, जिस आप देख रहे हैं कि n-1 नोड दिख रहे हैं। मतलब जितना भी s का वैल्यू लोगे आप 3s तो आपको 2 नोड दिखेंगी, 4s लोगे तो 3 नोड्स बनेंगी, 2s लिया था तो 1 नोड आई, 1s लिया तो कोई नोड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाभिक और पहली कक्षा के क्लाउड के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ठीक इसी तरह से अगर हम साई स्क्वायर और p के बीच का ग्राफ ले लें, समझ गए ना, कि अगर हम यहां पर ले लें कि ये है हमारे पास 3p या 2p, तो अगर हम इनका ग्राफ लें, ठीक है, 3d या p के बीच का ग्राफ, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये है 2p के लिए, ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां पर अगर 2p है तो ये हो जाएगा क्या? 3p। तो देखो 2p में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास 0 है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में दूसरी कक्षा नहीं होगी बल्कि नाभिक से दूर होगी। तो दूसरी कक्षा से स्टार्ट होता है क्या? p कक्षा। तो इसीलिए नाभिक के पास यहाँ पर जो p कक्षा का इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो 0 होगा। और यही रीजन है कि नाभिक से स्टार्ट होगा और एक डिस्टेंस दूरी पर जाके मैक्सिमम होगा, फिर 2p कक्षा खत्म हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि ये नाभिक है तो दूसरी कक्षा यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये है सपोज 2p, ठीक है, तो यहाँ कहीं ऐसे स्टार्ट हो जाएगी क्या? 3p। तो और ये जो है पहली कक्षा का क्लाउड फैला हुआ है इस तरह से, है, ये हो गई इस तरह से। तो 2p और 3 के बीच में एक नोड आएगी यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि जो इनमें नोड दिखेगी वो n-2 होगा। मतलब 3p लेंगे तब हमें एक नोड दिखेगी 2p और 3 के बीच। इसी तरह से अगर आप d के ग्राफ बनाओगे तो d में भी ऐसा ही आएगा। मतलब यहाँ 3d, फिर यहाँ ले लें तो 4d, इस तरह के ग्राफ आएंगे साई स्क्वायर और r के बीच में। क्यों? क्योंकि नाभिक के पास में भी d नहीं होता और इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा दूर से आएगा इस तरह से। मतलब हम ये कहें कि 3D का ग्राफ में आप देखोगे वो ऐसे आएगा, 3D है 4D है, क्योंकि नाभिक के पास 3D तो नहीं इस तरह से। लेकिन दूसरी कक्षा जो है नाभिक के आसपास से स्टार्ट होती है। मतलब इसका ग्राफ में अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे लें, ये आएगा ऐसे कुछ, ठीक है, क्योंकि दूसरी कक्षा नाभिक के थोड़े दूर से स्टार्ट
तो ये किसके ग्राफ हो गए, साई स्क्वायर और आर। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, आर स्क्वायर मतलब होता है कि पूरी संपूर्ण कक्षा में इलेक्ट्रॉन अभ्र का घनत्व, ठीक है, संपूर्ण कक्षा में इलेक्ट्रॉन अभ्र का घनत्व, कि जो नाभिक के चारों तरफ ये पूरी एक कक्षा है, सपोज ये कक्षा है, पहले ये है, जिसकी डिस्टेंस हम ये ले लें कि ये है डी आर, मतलब आर, ठीक है, पहले आर, और उसकी थिकनेस मतलब ये है घनत्व कक्षा की मोटाई, डी आर, ये क्या है, कक्षा की मोटाई, ठीक है। और आर हो गई, ये यहाँ है, जो आर है ये है कक्षा की नाभिक से दूर। ओके, तो एक कक्षा की नाभिक से दूरी, तो संपूर्ण पूरी एक कोष में, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घनत्व निकाला जाए, मतलब एक कमरे में पूरा धुआं फैला तो उसके एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हो गया साई स्क्वायर, और पूरे कमरे का निकालना है हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो हम उस पूरे कमरे के आयतन का गुणा कर दें किसमें, साई स्क्वायर, मतलब इकाई आयतन का इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा इकाई सेल का, मतलब ये जो है ये है एक, ठीक है, इकाई सेल या कहें कि कोष या कक्षा का आयतन, ठीक है। तो ये कक्षा का आयतन है और इकाई आयतन में कितना घनत्व है, तो ये दोनों का गुणनफल कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण। समझ गए बच्चों कि एक संपूर्ण कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन अभ्र जो फैला है उसके घनत्व को ही बोला गया है त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण। ये कैसे निकालेंगे, तो एक इकाई आयतन का इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा इकाई, ठीक है, या कक्षा का, मतलब कक्षा की इकाई आयतन का इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा संपूर्ण कक्षा का आयतन, तो पूरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन घनत्व निकलाएगा। इसे आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें, मतलब इस पूरी कक्षा, ये जो वृत्ताकार कक्षा दिख रही है, इस पूरी कक्षा में जो कि dr मोटाई की कक्षा है और r डिस्टेंस रख रही है नाभिक से, तो इस पूरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है यहाँ यहाँ पूरा इस तरह से 3D में, यही है क्या बच्चों, आर स्क्वायर। अब हम आते हैं कि अगर हम आर स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ लें तो कैसे ग्राफ आएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम ये ले लें, मतलब आर स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट एस का ग्राफ ये मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बिल्कुल नाभिक में आर की वैल्यू तो 0 होगी ना, तो 0 से स्टार्ट हो गई, समझ गए ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर, ये जो वैल्यू स्टार्ट होगी ये 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि इस बिंदु पर आर की वैल्यू 0 है, आर है नाभिक से दूर, और जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाएंगे तो साई स्क्वायर भले घटेगा लेकिन आर बढ़ता जाएगा, इसलिए ये पहले इलेक्ट्रॉन घनत्व मैक्सिमम पहुंच जाएगा, फिर लगातार फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां साई स्क्वायर 0 हो गया तो आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर साई स्क्वायर मैक्सिमम है तो आर स्क्वायर भी, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो ये भी क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम, और यहीं पर होता है कक्षक, मतलब ये कक्षक को बताता है। फिर फर्स्ट एस के बाद, मतलब पहला ये अभ्र है ऐसा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही समझे आप जैसा मैंने अभी इसके पहले समझाया, ये है पहली कक्षा और ये है दूसरी कक्षा, ऐसे। तो पूरी दूसरी कक्षा के संपूर्ण भाग में कितना इलेक्ट्रॉन घनत्व है, हम इसी को बताते हैं आर स्क्वायर। तो ये वाला तो ये हो गया है ना, और ये वाला ये हो गया, और ये वाला ये हो गया। बात क्लियर है कि ये है 2s कक्षा, यहाँ पर है एक कक्षा 2s, ये है 1s कक्षा, ये है नोड।
अब ये पहले से ज्यादा ऊंचा क्यों दिख रहा है, क्योंकि साई स्क्वायर ज्यादा नहीं घटता लेकिन आर की वैल्यू एकदम बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट जो होगा साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसका जो गुणनफल है वो ज्यादा हो जाता है। और यही रीजन है कि फर्स्ट एस से ऊंचा शिखर हमें 2s का दिखेगा, उससे ऊंचा 3s का दिखेगा। मतलब अगर आप 3s का बनाएंगे तो वो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। और इसमें भी नोड देखो आप, जो एस कक्षक में नोड दिख रही है वो n-1 है। अगर आप पी कक्षक का लोगे तो इसका भी ग्राफ इसी तरह से दिखेगा, ये है। तो इसमें भी एक नोड दिख रही है ये वाली, और ये नोड आप देख रहे हैं n-2 होंगी, मतलब जितना भी पी एन की वैल्यू है उससे 2 कम नोड दिखेंगे। जब 2p और 3p लेंगे तो 3p के पहले एक नोड बनेगी, इसी तरह से 4p लोगे तो 2 नोड हो जाएंगे। d का भी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन 3d और 4d, तो इनमें जो नोड दिखेंगी वो n-3, और f में जाएंगे तो n-4। तो समझ गए आप कि इस तरह से ग्राफ होंगे त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण में, जिसमें नाभिक के पास r की वैल्यू 0 होने के कारण फर्स्ट एस के लिए भी यहाँ पर 0 है, लेकिन साई स्क्वायर में फर्स्ट एस का ग्राफ बिल्कुल हाई मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि वहां पर r से कोई मतलब नहीं है, नाभिक के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। और इस तरह से ये ग्राफ्स हो गए। फिर एक टर्म आता है नोड। नोड मतलब ऊर्जा स्तरों के मध्य का वलय क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे नोड कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे साई स्क्वायर हो, या यहाँ पर आर स्क्वायर 0 है, ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर 0 है, तो वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य है, बिल्कुल नहीं होता, उसे बोलते हैं नोड। 2 प्रकार की नोड होती हैं, एक है त्रिज्यीय नोड, या इसी को बोलते हैं नोडल सतह, ठीक है। तो त्रिज्यीय नोड मतलब विभिन्न कोषों के मध्य का वलय भाग, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो। मतलब ये जो है वलय बनी हुई है, तो ये वलय भाग, ये वाला जो बीच में, ठीक है, वलय भाग, एनुलर भाग, यहाँ पर साई स्क्वायर हो या आर स्क्वायर हो, ये सब, ठीक है, 0 है। तो ये कहलाती है त्रिज्यीय नोड। और हमें किसी भी कोष में, मतलब किसी भी कक्षक में अगर हमें त्रिज्यीय नोड निकालनी है तो ये है n-l-1, जहां l क्या है, l है द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो s के लिए निकालेंगे तो l की वैल्यू 0 रख दो, तो n-1 मतलब 2s लेंगे, तब 1 एक नोड आएगी 1s और 2s के बीच। p युक्त कोष के लिए l की वैल्यू 1 रखेंगे तो नोड आएगी n-2, मतलब 3p अगर हम लें तब हमें एक नोड दिखेगी 2p और 3 के p के बीच में। d युक्त कोष लें तो l की वैल्यू 2 रखी जाएगी, नोड होंगी n-3, मतलब 4d जब लेंगे तो एक नोड दिखेगी आपको 3d और 4d के बीच में। और f उप कोष है तो l की वैल्यू हो गई 3, तो नोड जो होगी वो n-4 होगी, और इसमें 5f लेंगे तब एक नोड दिखेगी 5f और 4f के बीच में, मतलब 4f और 5f के बीच में। तो ये है 4f और 5f। फिर आते हैं नोडल कोणीय नोड, रेडियल प्लेन, एंगुलर नोड, इसी को बोलते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। नोडल तल, तो क्या होता है कि जो कक्षक होते हैं, कक्षक डंबल शेप हो सकते हैं, डबल डंबल हो सकते हैं, मतलब उनमें पालियां होती हैं, इसको बोलते हैं क्या, लोब, है ना। तो ये लोब है, पाली है। तो एक ही कक्षक के 2 लोब के बीच का भाग, परमाणु के नाभिक से गुजरने वाला तल, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, यह कक्षकों की पालियों के लोब के मध्य का स्थान स्थित होता है। और यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घनत्व जहाँ पर साई स्क्वायर 0 हो या आर स्क्वायर 0, उसे बोलते हैं कोणीय नोड। मतलब जैसे पी कक्षक बना है, ये क्या है, पी कक्षक। तो पी कक्षक में अगर हम ये डंबल लें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ये डंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम ऐसे ले लें कि ये है z और ये है y, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x z, तो ये एक लोब ऊपर है और एक लोब ये नीचे है। तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से गुजरने वाला ये जो तल है आप देख रहे हैं, यहाँ पर साई स्क्वायर क्या है बच्चों, 0 है, तो इसे बोलेंगे नोडल तल। जैसे ये है एक्स जेड तल। इसी तरह से डी में चले जाओ तो डी में आप देख रहे हैं
कि ये एक ऑर्बिटल है ना, और एक ऑर्बिटल ये है x और y के बीच में। तो x और y के बीच में अगर हम y और z एक्सिस का ये वाला प्लेन लें यहाँ पर, और एक ये वाला ले लें, कौन से, z और x के बीच का ये वाला प्लेन लेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब यहाँ r स्क्वायर जीरो है या यहाँ r स्क्वायर जीरो है, तो यही क्या है बच्चों, नोडल तल। तो इस तरह से नोडल तल है। अब आप आता है कि किसी भी कक्षक में नोडल तल की संख्या कैसे बताओगे, तो किसी भी कक्षक में नोडल तल की संख्या l है द्विगांशी क्वांटम संख्या के बराबर। s कक्षक में l की वैल्यू 0, तो नोडल तल 0। p कक्षक में l की वैल्यू 1, तो इसमें भी एक नोडल तल होगा, मतलब p कक्षक में एक नोडल तल। तो s में छोड़ दें तो p में एक, प्रत्येक कक्षक में एक नोडल तल दिखेगा। px में yz, py में xz, pz में xy, ठीक इसी तरह से ये नोडल तल है, ठीक है। डी कक्षक के लिए L की वैल्यू 2 होती है, मींस प्रत्येक कक्षक में दो नोडल तल होंगे। अगर हम यहाँ देखें dxy का नोडल तल, तो yz और xz होगा। dyz का नोडल तल देखें, ठीक है, तो xy और xz होगा। और अगर हम यहाँ पर चले जाएं xz का, तो xy और yz नोडल। dx स्क्वायर y स्क्वायर में भी दो नोडल तल होंगे, जो x और, ठीक है, y के मध्य 45 डिग्री में स्थित है, और dz स्क्वायर में कोई नोडल तल नहीं होता। मतलब ऐसे समझें कि ये है dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये एक ऐसा दिख रहा है, आप ये नोडल तल दिख रहा है, एक ये नोडल तल दिख रहा है। अगर आप z, ठीक है, p की बार dz स्क्वायर में देखें, तो चूंकि यहाँ पर एक वलय बन गई है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जहां नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन की, मतलब ऐसा तल जो नाभिक से गुजरे और वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए। तो केवल यही ऐसा d ऑर्बिटल है जिसका कोई नोडल तल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से जैसे ये है एक ऑर्बिटल, हम ये कहें कि ये है हमारे पास dxy कक्षक, तो इस कक्षक में आप देख रहे हैं ये है xz तल और ये है कौन सा, yz तल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। अगर हम py कक्षक की बात करें, तो py में जो नोडल तल है वो xz होगा। तो इस तरह से नोडल तल होते हैं। और अब आता है कि कक्षक का आकृति, सिर्फ नाम बता दूं मैं कक्षक की आकृति। तो S कक्षक जो है ना, गोलाकार होंगे, ये है, और 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, और 3s से बड़ा 4s, ये इनकी कक्षक का आकार की बात की गई हो, या फिर ऊर्जा की, इस क्रम में बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप p कक्षक में चले जाए, तो ये डंबल शेप है, ठीक है, मतलब ऐसे। और इनकी भी कक्षक का आकार अगर पूछा जाए या उनकी ऊर्जा, तो ये समानुपाती है n की वैल्यू, मतलब 2p, 3p, 4p। तो ये ऊर्जा और आकार दोनों बढ़ता क्रम है ना। तो ये p कक्षक है, और ऐसे कौन कौन से होते हैं, px, py और pz, तीन कक्षक होंगे जो इन अक्षों में है। मतलब अगर ये कहें एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये हो जाएगा px, ये है py, ठीक है सर, pz, और ये हो जाएगा py। ऐसे तीन अक्षों पे स्थित है। d कक्षक की बात करें, तो ये है डबल डम्बल शेप, द्विपालित है, इनको बोलते हैं द्विपालित। चार लोब है, मतलब 4 लोब एक कक्षक। जैसे ये x है, ये y है, तो एक ऐसे हो जाएगा dxy। ये y और z है, तो ये y और z के बीच में हो जाएगा, और ये dx और z है, तो यहाँ हो जाएगा, है ना, dxz। बाकी dxy की बात करें, तो ये है dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये है इसमें
dz²। इनकी भी कक्षक का आकार हो चाहे या ऊर्जा, ये समानुपाती हैं n, मतलब 3D से ज़्यादा 4D और 4D से ज़्यादा 5D साइज में। कुल मिला के ये हमारा परमाणु संरचना का यूनिट फिनिश हो गया। बाकी अब हम नेक्स्ट में पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे।